हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। जैसे 11th क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अब हमारा एक अलग से टॉपिक कह सकते हो, इसी यूनिट का एक अलग से टॉपिक है। इससे पहले हम जर्नल क्या सीख के आए हैं कि पीरियोडिक जो है टेबल आपकी किस कैसे कैसे क्लासीफाई की, उसको कैसे कैसे अरेंज किया गया, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में या उनको मेटल एलिमेंट को अरेंज करने में सबसे बड़ा योगदान दिया, किसको किसने क्या कहा। ये मतलब हम सब बेसिक्स पढ़ चुके हैं, मतलब जो कि क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ कैसे हम फाइंड आउट करें कौन सा ब्लॉक है, कौन सा आपके पास कह सकते हैं सब सेल है, ठीक है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले हमने 3 लेक्चर जो भी अभी बनाए हैं, आपने देखा है उनको, अच्छे से नोट्स भी रेडी किए होंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा, देखो पीछे था आपका जर्नल बेसिक, अगर आपको वो बेसिक आता है तो आज वाला आपको बिल्कुल, और आगे जो टॉपिक हमारा चलेगा ये बिल्कुल बहुत ही इजी लगेगा, और कह सकते हैं आप कि हमारे लिए ये बच्चों का खेल हो सकता है। और जो क्वेश्चंस इस यूनिट में से आएंगे वो आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्लियर है। और इस यूनिट में से मैं कह सकता हूँ बेटा, आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जरूर से जरूर क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, एक या दो, चाहे वो नीट है, जेई है, या आपका बोर्ड एग्जाम आपके जो टीचर स्कूल टीचर है वो कंडक्ट करते हैं, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मैंने 1 मिनट 2 मिनट में आपको यही बताया पीछे हमने क्या पढ़ा है, और आज हम क्या करने वाले हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो के एंडिंग में आपको बताया था, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं बेटा जी, उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एक तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, एटॉमिक रेडियस क्या होता है आपका, क्लियर है। और आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वैलेंसी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सोल्युबिलिटी है, डेंसिटी है। ये सब प्रॉपर्टीज हैं किसकी, आपकी एलिमेंट्स की। आपसे कभी भी क्या पूछ सकते हैं, कोई भी आपके पास एज्यूम कीजिए सोडियम है और पोटासियम है, तो इसमें से आपसे ना रीजनिंग टाइप या कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन ये पूछेगा, बताइए सोडियम में से और पोटासियम में से किसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है। समझ रहे हो आप। तो इस टाइप से आप इसमें क्वेश्चनिंग देखोगे, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन इसमें ज़्यादा बनते हैं, कंपैरिजन टाइप इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। अगर आपको ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर होगा तो आप रीजनिंग क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली से कर लोगे। तो बेटा यहाँ पर आपको एक बात बिल्कुल ईमानदारी से क्या है वो देखनी होगी कि आप पहले समझें उसके बाद लिखें। ऐसा ना करें कि आप देखते रहो और लिखते रहो, ठीक है, इस पर फोकस ना करें। तो चलिए, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है बेटा, ये जैसे मैंने देखो, जैसे नाम से पता चल रहा है एटम, क्या है, एटम। तो एटम, एटम के बीच का डिस्टेंस, 2 एटम है हमारे पास, ठीक है, एज्यूम कीजिए ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ए, और ये हमारे पास एक सेकंड एटम है बी, ठीक है। ये आपके पास एक अलग न्यूक्लियस है और एक ये आपके पास अलग न्यूक्लियस है। इसको रिप्रेजेंट किया मैंने किससे, बी से। तो ये क्या कहता है कि ये डिस्टेंस होता है, कहाँ से डिस्टेंस होता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या है, हम 2 कंपेयर करके भी देखेंगे। इसके पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर क्या होंगी, आपकी अलग सेल होंगी, क्लियर है। इसके पास हो सकता है बेटा आपकी 3 सेल हो, इतना क्लियर है। तो ये आपको कह रहा कि न्यूक्लियस से लेकर और जो आउटर मोस्ट सब सेल है ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे, जो न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सब सेल है इसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। एटम्स की बात कर रहे हैं। और ये न्यूक्लियस से लेकर इसकी आउटर मोस्ट सेल ये बन रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इसकी R2, ये R1। तो इसमें जैसे आप डायग्राम में बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हैं जो R2 है वो ग्रेटर देन है किससे,
R1 से, बोलो यस और नो। इतनी बात क्लियर है सभी को? जो R2 है वो ग्रेटर है किससे? R1 से। ऐसा क्यों? अरे बेटा आप एक बात देखो कि न्यूक्लियस से इस केस न्यूक्लियस में, इस केस में क्या है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल ये थी आपकी, आउटर मोस्ट सेल ये थी, तो ये आउटर मोस्ट है, तो देखो डिस्टेंस न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस कम ही है ना। तो जो न्यूक्लियस, मैंने क्या बताया, आप आगे जाकर के एक और भी पढ़ोगे इसमें बात, कि ये जो सब सेल है ना, ये मैंने आपको दिखा, ये सेल हैं, सब सेल हैं, ये वाली चीज़ें ये न्यूक्लियस को कवर करती हैं। क्या करती हैं? न्यूक्लियस को कवर करके रखती हैं। क्लियर है? तो ये क्या है, जितना न्यूक्लियस के बीच में ये सेल या सब सेल होंगी, उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा? साइज होगा किसी भी एटम का। ठीक है? ठीक है, कैसे होगा साइज की हम आगे बात करेंगे, और क्या इफेक्ट होगा वो वाली बातें हम क्लियर करने वाले हैं। अभी पहले आप सिर्फ रेडियस के बारे में पढ़िएगा। तो क्या बताया है कि एटॉमिक रेडियस बेटा, जो न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम center of nucleus to outermost cell, to the outermost ऑर्बिटल सेल, कुछ भी कह लीजिए, मैं ऑर्बिट लिखूंगा। ठीक है, आपको पता होगा ऑर्बिट क्या होते हैं, ऑर्बिटल, ये आप कह सकते हो ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट। इसके बाद है कोवलेंट रेडियाई। देखो ये क्या है? एटॉमिक रेडियाई। और एटॉमिक रेडियाई कितने टाइप की होती हैं, अब इसकी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई या रेडियस। तो सबसे पहली जो है ए, वो है कोवलेंट, कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस क्या होता है ये देखिए। एज्यूम कीजिए कि हमारे पास एक ये हाइड्रोजन है, क्लियर है, और ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या है? बाइंड है। ये हाइड्रोजन है और ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या है? बाइंड है। क्लियर है? या आप इसमें ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास एक CH बॉन्ड है। क्या ये? CH बॉन्ड, एक ही बॉन्ड लिया मैंने ये कार्बन का, क्लियर है। ये HH बॉन्ड है और ये क्या है? CH बॉन्ड है। क्लियर है इतनी बात? तो इसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये वाला हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन से लेके आया और दोनों ने बॉन्ड बना लिया। मतलब इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। हमेशा याद रखना आपको, एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सी रहा, ये इलेक्ट्रॉन सी रहा। क्लियर है इतनी बात आपको? ठीक है, जर्नली कह रहा हूँ ये बात कि एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, वरना एक इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनते हैं, लेकिन वो बिल्कुल क्या रहते हैं? लेस स्टेबल रहते हैं। क्लियर है? आप हायर क्लासेस में जाओगे पढ़ोगे ये बात, लेकिन जर्नली जो हमारे सिलेबस में क्या है कि भाई एक बॉन्ड है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से और एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से है? हाइड्रोजन की तरफ से है। ठीक है, तो देखो ऐसा बॉन्ड जो कि कैसे बने? म्यूचुअल शेयरिंग से बने। किससे बने? म्यूचुअल शेयरिंग से बने, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब एक अपना जो है एटम्स वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके आए और जो सेकंड वाला है ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके आए, तो दोनों क्या है? ये बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है? ऐसे ही ये कार्बन जी हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके आए थे और ये हाइड्रोजन जी हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके आए थे, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। तो जो बॉन्ड बना ऐसे कि एक ये साझेदारी करे और एक हाइड्रोजन साझेदारी करे, जो इस टाइप से बॉन्ड बनता है ना बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, उसमें जो हम रेडियस निकालेंगे उसको हम क्या कहेंगे? कोवलेंट रेडियस। क्या कहेंगे? कोवलेंट रेडियस। अब इसकी बात कर लेते, कोवलेंट रेडियस होता है क्या है? ये इट इज इक्वल टू हाफ, इट इज
इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस, ये हाफ होता है, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई, सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई of two covalent bonded atom of same element, ठीक है, या कोवलेंट बॉन्डेड भी कह सकते हैं आप। ओके, तो देखिए जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, ये हाइड्रोजन, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एक ये न्यूक्लियस मान लिया, हाइड्रोजन वाला न्यूक्लियस, क्लियर है। एक सेकंड न्यूक्लियस लेंगे हम हाइड्रोजन, और ये सेकंड वाला न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हाइड्रोजन का 1, ये हाइड्रोजन 1 है, ये हाइड्रोजन 2 है, ये इसका कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस से लेकर के इस न्यूक्लियस का जो हाफ डिस्टेंस है, हाफ, उसको मैंने क्या कहा है, कोवलेंट रेडियस। क्या बोला है इसको, कोवलेंट रेडियस, ठीक है। और कोवलेंट रेडियस को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक अदर वे भी है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो क्या है, या कैसे हम इसको लिख सकते हैं, आर, ये इसको मैंने क्या बोला था, आर। तो आर कोवलेंट इज इक्वल टू हाफ डिस्टेंस, हाफ क्या है, डिस्टेंस, इन कौन सी डिस्टेंस है, ये इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटर, क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, इंटर होता है बच्चे किसी भी दो एटम के बीच, ठीक है। इंटर का क्या मतलब होता है, किसी भी दो एटम का बीच, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, को हम क्या कहेंगे, कोवलेंट। इसको हम देखो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ कि यहां से यहां की लेंथ, ठीक है। तो आर कोवलेंट क्या होगा, निकलवाता है आपसे, आर कोवलेंट 1/2 बॉन्ड लेंथ। आपको एज्यूम कीजिए कि हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ दे रखी है, वैसे एज्यूम कर लिया हमने, जैसे 74 एग्जैक्ट वैल्यू, वैसे तो क्या हमें निकालनी है, आर कोवलेंट फॉर हाइड्रोजन, आर कोवलेंट इसके लिए निकालना है, H2 के लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है, ये H2 के लिए निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसकी आपको पहले क्या पता होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ, क्या पता होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ। और ये गिवन आपको दे दिया, गिवन क्या है, बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 74 पिकोमीटर। तो आपसे आर कोवलेंट पूछ रहा है, तो क्या करोगे आप, 74 यानी कि बॉन्ड लेंथ का क्या कर दो, हाफ कर दो। तो कितना दे रखा है, 74 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा ये बताइए, ठीक है, इतनी क्या आ जाएगी, पिकोमीटर। ओके, क्लियर है। तो ये क्या है आपके पास, आर कोवलेंट, क्लियर, इतना लिख लीजिए जल्दी से। इसमें बेटा जी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, जो मैंने ये दिखाया है इसका स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल ध्यान से देखना है कि इसमें मैंने एक एटम्स को दूसरे एटम्स के अंदर क्या किया है, कह सकते हो आप, बिल्कुल ये देखिए, एक एटम को दूसरे के अंदर इंटरलॉक्ड किया है, मतलब कि एक दूसरे के अंदर घुसाया है एक तरीके से, ठीक है, या इसमें एक दूसरे के अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला डायग्राम बिल्कुल अच्छे से याद रखना आपको, क्लियर है। चलें आगे, वंडर वॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस। देखिए वंडरवॉल मैंने कल भी बताया था, जो वंडरवॉल फोर्सेज होती है बेटा, ये आपकी वीक फोर्सेज होती हैं। क्या होती हैं, बिल्कुल
वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो इस केस में जो हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल आप समझना है और इसका जो डायग्राम है वो आपको अच्छे से देखना है कि कैसे बताया गया है आपको, ठीक है। इसको हम इनर्ट गैस रेडियाई भी कहते हैं और ये इनर्ट गैसेज में मिलता है आपको, ठीक है। किस में मिलता है ये आपको? इनर्ट गैसेज में। ओके, तो देखिए ये मैंने क्या किया, एक अलग न्यूक्लियस लिया आपका, ठीक है। क्या लिया? अलग गैस ली कोई भी, जैसे नियोन का आपके पास एक न्यूक्लियस है, क्लियर है। और ये न्यूक्लियस है, इसके पास ये इसका न्यूक्लियस के बाहर मैंने क्या बना दिया, कोई भी आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर मैंने क्या दिखाया, ये कोई भी आप कह सकते हो एक सेल दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही एक अदर न्यूक्लियस होगा और उसके बाहर एक आपकी अलग सेल होगी, ठीक है, ये वाली। तो इसमें बिल्कुल आप ध्यान से देखना पीछे और इसमें कंपैरिजन करके, मैंने इसमें जो दिखाया सिर्फ एडजेसेंट में दिखाया, ना कि इसके अंदर इसको इन्वॉल्व किया है। इसको अंदर मैंने इसको नहीं दिखाया है, लेकिन सिर्फ इसके साथ ओनली टच है। क्या है ये? टच है। देखो मैं ऊपर बना रहा हूँ, पीछे वाले के केस में मैंने कैसे बनाया था बेटा, ये है ऐसे और इसको इसके अंदर घुसा दिया था, बिल्कुल ऐसे। क्यों किया मैंने ऐसा, इसका रीजन जस्ट अभी बताने वाला हूँ मैं आपको। तो क्या है ऐसा इसमें कि इसको तो सिर्फ आपने सर टच से दिखाया है और इसको एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व दिखाया है। ऐसा क्या है इन दोनों में डिफरेंस? तो डिफरेंस है ये कि बेटा जो वीक वंडरवाइल रेडियस है ना, ये जस्ट क्या होता है, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कह सकते हो आप बहुत ही कमजोर एक तरीके की क्या है ये फोर्स है, ठीक है। कमजोर तरीके की फोर्स होने का मतलब क्या है कि सिर्फ एलिमेंट है ना, जो दो भी एलिमेंट होंगे या एटम होंगे वो एक दूसरे के पास आकर के रुक जाएंगे। मतलब देखो, अगर आप इसको देखो बिल्कुल ये ऐसे टच हैं लेकिन ऐसे इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्लियर है, ऐसे इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये बात आपको याद रखनी बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्लियर है ये बात। तो इस दोनों की जो इस न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ टोटल इतनी होगी और इसका जो हाफ होगा उसको हम क्या कहेंगे, वंडरवाल रेडियस। इट इज द इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड। सिर्फ जो है पीछे वाली लैंग्वेज वो सेम रहेगी, क्या? इट इज इक्वल टू हाफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड का मतलब क्या है, ये एक दूसरे से सिर्फ एडजस्ट में रखे हैं। नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ टू adjacent molecules of an atom, molecules of an atom एलिमेंट लिख लीजिए, ठीक है, एटम की बजाय एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट, इन द सॉलिड स्टेट, इन द सॉलिड स्टेट, क्लियर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वंडरवाल रेडियस। क्या कहेंगे हम इसको, वंडरवाल रेडियस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नियोन, ठीक है। नियोन के दो एटम्स लिए और उनके बीच में मैंने क्या दिखाया, ये आप कह सकते हैं वंडरवाल रेडियस। इसको हमने क्या कहा, और अदर नाम इनर्ट गैस रेडियाई भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैस रेडियाई, इनर्ट गैस रेडियाई, ठीक है, इनर्ट गैस रेडियाई लिख लीजिए जल्दी से। इसके बाद एक थर्ड टाइप की और भी इसमें क्या है, रेडियाई या रेडियस, उसको हम कहेंगे मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। तो क्या होगा, दो मेटल लेंगे हम, दो मेटल है उनका कोई न्यूक्लियस है और उसके बीच में हम क्या दिखाएंगे, बॉन्ड दिखाएंगे, मतलब एक तरीके से, ठीक है। चलिए, ये आपके पास एक मेटल है, कोई भी मेटल का न्यूक्लियस, ठीक है। एक मेटल ये है आपके पास और अदर मेटल ये है आपके पास,
ठीक है, अदर मेटल का न्यूक्लियस ये है आपके पास। तो यहाँ से जो ये न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस से जो यहाँ की जो डिस्टेंस होगी, इसका जो हाफ है, इसका क्या है, हाफ। अब एक बात बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने इसको भी इन्वॉल्व दिखाया है, लेकिन जो आपका कोवलेंट है उसमें आप क्या दिखाओगे, ये कोवलेंट बॉन्ड है आपका, जैसे ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। और इस वाले में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये वाला जो स्पेस है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड वाले में ये ज़्यादा है और इसमें बिल्कुल कम है। इसमें दोनों में क्या है, ये कम है। क्लियर है ये बात? तो इसका जो हाफ होगा उसको हम क्या कहेंगे, मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? मेटेलिक रेडियस इट इज इक्वल टू हाफ डिस्टेंस ऑफ, इट इज इक्वल टू हाफ डिस्टेंस ऑफ between two nuclei, between center of two nuclei of two adjacent atom in the metal, two adjacent atom in the metal। ठीक है, मेटल के केस में, ये सॉलिड के केस में था। क्लियर है? तो ये क्या है, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस या मेटेलिक रेडियस। अब काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कंपैरिजन बिटवीन कोवलेंट रेडियस यानी कि आर कोवलेंट, आर वंडरवाल और आर मेटेलिक। ये क्या है, रेडियस ऑफ कोवलेंट बॉन्डेड, रेडियस ऑफ वंडरवाल, रेडियस ऑफ मेटेलिक। आपसे ये कहता कि बताइए इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होता है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका होता है। ठीक है, आपसे ये बात पूछता है। क्लियर है? क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? तो मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और वो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए नहीं, आगे जाकर के बहुत ही क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। वो ध्यान से समझ लेना आपको। ठीक है, तो चलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। क्वेश्चन का आंसर करने से पहले कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। जो कंपैरिजन बिटवीन रेडियस यानी कि आर, रेडियस जो है बेटा, डिस्टेंस कह सकता हूँ मैं इसको, क्या कह सकता हूँ, डिस्टेंस कह सकता हूँ, या मैं इसको ये क्या कह सकता हूँ, जो डिस्टेंस या जो रेडियस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। और ये लेंथ कौन सी होगी, बॉन्ड लेंथ। कौन सी लेंथ होगी, ये बॉन्ड की लेंथ कितनी है। ध्यान से समझो मैंने क्या लिखा है, जो आर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा जी बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ की। इतनी बात क्लियर है सबको? बोलो, उम्मीद करता हूँ सबको इतनी बात तो क्लियर होगी अच्छे से। ठीक है, जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, अगर ऐसा है यानी कि जो रेडियस है वो बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है ना बेटा, न्यूक्लियस है ना जो, वो उससे बाहर जो है हमारी ये सेल है, ऑर्बिट है, वो ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। इतनी बात क्लियर है? देखो, अगर जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेडियस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। इसका मेन मीनिंग ये हुआ कि जो न्यूक्लियस है ना बेटा, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल है जो, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। क्या होगा, वीक। ये बात आपको याद रखनी है, मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है। ठीक है, क्या कहा मैंने आपको कि न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा बाहर या जितनी दूरी पर आपकी आउटर मोस्ट सेल होगी उतनी ही बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। इसका मीनिंग एक रिलेशन हम ऐसा लिख सकते हैं
कि बेटा जी जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है बॉन्ड लेंथ, और जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है। और इससे हम एक रिलेशन और भी लिख सकते हैं, वो क्या है, पहले इसको लिख लीजिए आप। और एक रिलेशन हम लिख सकते हैं, जो आर है हमारा रेडियस, सॉरी बॉन्ड लेंथ है B.L, बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात अगर आपको ये समझ में आई तो क्वेश्चन आपने लगा लो सोल्व कर लिया है, क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है अगर आपने जो मैंने ये बात आपको समझाई है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्लियर है इतना? तो देखिए अब मैंने क्या कहा था कि आर कोवलेंट में दो एटम्स, ये रहा आपका, बिल्कुल मैंने लिख रखा है, देखो आर कोवलेंट में मैंने यही समझा था कि दो एटम एक दूसरे के अंदर बिल्कुल क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। क्या होंगे? ओवरलैप, यानी कि एक दूसरे के अंदर कह सकते हो लॉक्ड होंगे, ओवरलैप होंगे। तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, एक बात देखो ना कि ये तो यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के इसकी डिस्टेंस है ये, क्लियर है, ठीक है। और ये क्या है, दो एडजेसेंट, ये क्या है, दो एडजेसेंट, और इसमें क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो मैं एटम का साइज सेम बना रहा हूँ, थोड़ा सा एटम का साइज मैंने क्या किया यहाँ पर डिफरेंट बनाया, ठीक है। तो देखिए तीनों के केस में ये कह रहा हूँ कि मैं, ये आपका एक न्यूक्लियस है, ये आपके पास एक एटम, और ये सिर्फ एडजेसेंट वाला न्यूक्लियस, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कहा था, वंडरवाल। ये न्यूक्लियस, ये हमारे पास एक मेटल, और ये हमारे पास एक अदर मेटल, और इसके न्यूक्लियस, और इनके बीच से इसके बीच की ये डिस्टेंस, क्लियर है। हमारे पास एक ये न्यूक्लियस, अब एक बात देखो ना, इसमें आप बिल्कुल देख पा रहे हो कि ज़्यादा डिस्टेंस दिख रही है आपको, क्यों, सिर्फ ये एडजेसेंट है। और एक बात बताओ आप मेरे को कि अगर मैं दो क्या लगाऊं, कोई भी एडजेसेंट स्पीसीज दिखाऊं, ठीक है, आप एक बात सोचिए कि ये पेन है, ठीक है, एक पेन है ये, इसका सिर्फ ये एडजेसेंट है, दो पार्ट कर लीजिए, एक पार्ट यहाँ से इसको कट करो, और इसको सिर्फ ये वाला और ये पारा, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या करो आप, और एक क्या है, इसके इस पार्ट को ना, पेन को डिवाइड करके और थोड़ा सा इसको इसके ऊपर रख दो, मतलब एक दूसरे के अंदर क्या कर दो, ओवरलैप कर दो, और फिर उसकी डिस्टेंस निकालो। समझ रहे हो आप? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि तब कोई भी दो चीज ऐसे एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर जाएंगी तो कुछ पार्ट इसका, न्यूक्लियस का इसमें भी जाएगा, इसका इसमें जाएगा, तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेकिन ये सिर्फ इसमें क्या है, कम ओवरलैप है, और इसमें तो ओवरलैप है ही नहीं बेटा, ठीक है। अभी एक बात बताओ, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ये मैंने क्या किया, ये समझना, ठीक है। तो क्या था, मैंने ये रिलेशन बता रखा है, जैसे ही मैंने आपको क्या, देखिए इसको समझने की कोशिश करना कि ये हमारे पास क्या है, दो सेंटर है, ये अलग सेंटर है, ये अलग सेंटर है आपके पास। और क्या कह रहा हूं कि वंडरवाल में तो सिर्फ आपका एडजस्ट था, ठीक है, एडजस्ट था, और इसके बाद आपने न्यूक्लियस से लेकर के और इसका दूसरा न्यूक्लियस लिया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस उसका हाफ किया। और मेटालिक में सिर्फ मैंने ऐसे ओवरलैप दिखाया था, और ये क्या था आपका, इतना मैंने क्या दिखाया था, ओवरलैप इन केस ऑफ ए कोवेलेंट रेडियाई। तो आप देख रहे हो ना, पहले ये एडजेसेंट, फिर ये, और फिर ये, तो डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। तो इसी वजह से डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो वंडरवाल रेडियाई भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एडजेसेंट वाला था, सिर्फ जो एटम साथ में रखे थे नॉन बॉन्डिंग के केस में, उसमें क्या होगा, आर वंडरवाल सबसे ज्यादा होगा, फिर मेटेलिक होगा, फिर क्या होगा, कोवेलेंट होगा। क्लियर है। और ये मैंने इनडायरेक्टली रिलेशन भी आपको यही बताया था कि जैसे जैसे आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। लिखो जल्दी से एक बार। इसके बाद जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल।
इन पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट केस हम जो लेके चल रहे हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है, ये आपको समझना है। वेरिएशन along a period, वेरिएशन along a period। देखो, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है कि पीरियड हमारे पास कौन से होते हैं, जो हॉरिजेंटल लाइन है आपके पास, ये वाली हॉरिजेंटल लाइन इन पीरियोडिक टेबल, उसको हम क्या कहेंगे, पीरियड। देयर आर हाउ मेनी पीरियड्स, ओनली 7 पीरियड इज देयर इन ए पीरियोडिक टेबल एंड दैट वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड ग्रुप। इसको तो क्या कहा था, ग्रुप, और ये क्या था आपका, पीरियड्स, ये ग्रुप्स। क्लियर है? तो हम वेरिएशंस पढ़ने वाले अलोंग पीरियड्स, ठीक है, पीरियड्स, तो समझिए बिल्कुल। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेके चलूंगा, वो आपको ध्यान से समझना है। क्लियर है? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ले लीजिए आप। चलो ये नहीं, चलो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से करते हैं, ग्रुप नंबर 13 से। एल्यूमिनियम, बोरोन, ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये 3 मैंने क्या लिए आपके पास, एलिमेंट लिए। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7। क्लियर ये बात? ठीक है, तो समझिए आप, ये एक न्यूक्लियस है, ओके, ये क्या आपका न्यूक्लियस है, और इसके बाहर ये आपके पास क्या है, सेल, सब सेल भी कह सकते हैं या सेल भी कह सकते हैं आपके पास, ठीक है। ये 1s और ये 2s, सब सेल मैंने दिखा दी, और इसके बाद ये 2p, ये बोरोन वाला है, बोरोन का क्या आपका 5, क्या ये बोरोन का जो चार्ज है न्यूक्लियस पर वो कितना होगा, 5, ठीक है। 5 इसका क्या एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, मैंने बता रखा है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल स्पीसीज। ये बात मैंने आपको पहले बता रखी है, इस साइड जो में लिखी मैंने, ठीक है। ये आपके पास कार्बन नंबर 6 का न्यूक्लियस है, और इसके बाहर 1 2 3, 1s 2s 2p, इसके बाद ये 7 वाला न्यूक्लियस है, और ये क्या है 1s 2s 2p। इतना क्लियर है? सिर्फ अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ न्यूक्लियस और इसके बारे में क्या लिखा मैंने बार ये, और सेल के बारे में लिखा है, या सॉरी सब सेल के बारे में लिखा, 1s 2s 2p, ये क्या आपकी सब सेल। देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा, एक कब बता रहा हूँ मैं रीजन, बोरोन का ही। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 और 2p1, यस और नो, ऐसे लिखने वाले हो आप, 1s2 2s2 2p। तो कौन कौन सी सब सेल यूज हुई, 1s वाली, 2s वाली और 2p वाली। क्लियर इतना? तो इसमें तो देखो बेटा, p में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया मैंने, ये क्लियर है। इसकी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आप लिख के देख सकते हो, p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ये बात? ठीक है, इतना क्लियर है, बोलो आप कहोगे सर इतना तो क्लियर है हमें। तो अब मेरे को क्या बताना है कि जो ये न्यूक्लियस है, इसके सेंटर से लेकर के और जो आउटर मोस्ट सेल है वहाँ की डिस्टेंस मैंने मान लिया r1, क्या मान लिया r1। इसका जो न्यूक्लियस है और इसकी आउटर मोस्ट सेल है, उसको उसकी डिस्टेंस को मैंने मान लिया r2, और इस वाली को मैंने मान लिया क्या, r3, ठीक है। r1 r2 r3 समझ आया क्या है ये, ठीक है, डिस्टेंस है। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो आप कहोगे सर कि जो न्यूक्लियस है उससे बाहर, न्यूक्लियस है जो उससे बाहर जो आउटर मोस्ट सब सेल है, वो जो सब सेल है वो 2p है, इसमें भी 2p है, इसमें भी 2p है, समझ पा रहे हो आप। तो आप कहोगे सर जो डिस्टेंस है वो तो सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए,
यस और नो? देखो अभी तक मैंने क्या बताया था कि न्यूक्लियस से लेकर के जो आउटर मोस्ट में सेल प्रेजेंट है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियाई। तो इसकी में क्या है 2p 2p 2p, ठीक है। तो इसका मतलब तो क्या होना चाहिए R1 R2 R3 इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो सुनो। अरे बेटा इस पर कैसा चार्ज है न्यूक्लियस पर? पॉजिटिव। इस पर कितना है? नेगेटिव। वन, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन तो वन नेगेटिव हो जाएगा। एक मेरे को बात बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ अट्रैक्शन होता है? हाँ हाँ सर, आपने हमें सिखाया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब क्या होगा, सुनना जरा। ये न्यूक्लियस है, इस वाले जो सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही ये भी क्या करेगा, अंदर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और ये वाला भी क्या करेगा, अंदर की तरफ सेल जो सब सेल जो आपने दिखाई है, ये वाली 2p 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 जो सब सेल दिखाई है, इसको अपने अंदर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब बात आएगी ये बेटा कि सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करे। तो सिंपल बात है, जो पावरफुल होगा वो सबसे ज्यादा अटैक कर लेगा। अरे एक बात बताओ ना, किसी की लड़ाई हो जाए तो कौन सबसे ज्यादा मारेगा? जो स्ट्रॉन्ग है वही सबको पीटेगा सबसे ज्यादा। यस और नो? तो ऐसा ही होगा। देखो खींचना सभी को कौन सा है, 2p सेल, 2p सब सेल, सॉरी 2p सब सेल खींचना है तीनों न्यूक्लियस को। इस 5 वाले न्यूक्लियस को भी 2p सब सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, प्लस 6 वाले को भी 2p सब सेल को अट्रैक्ट करना है, और प्लस 7 वाले को भी क्या करना है, 2p सब सेल को अट्रैक्ट करना है। तो बताओ सबसे पावरफुल कौन? सर नाइट्रोजन। कौन? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, इस वाली को थोड़ा सा मैं डॉटेड से दिखाऊंगा। जो मैं डॉटेड से दिखाया है बेटा, ये वाला, इसको अपनी तरफ क्या कर लिया है, अट्रैक्ट, और इसने थोड़ा सा कम किया, और इसने बिल्कुल ही कम किया। समझ पाए? ये देखो, ये सेल सिर्फ यहाँ फिक्स हुई, ये वाली सेल यहाँ, सॉरी सब सेल यहाँ पर शिफ्ट हुई, और ये तो देखो कितनी अंदर आ गई हैं। समझ आया? तो जैसे ही ये सेल, सब सेल जो मैंने दिखाई है अंदर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ से अब ओरिजिनल क्या होगी, यहाँ तक की डिस्टेंस ये वाली, इस केस में ये वाली, और इस केस में ये कह सकते हो अप्रोक्स सेम ही रहता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता है। क्लियर है? तो रेडियस क्या है, R1 सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद R2, और उसके बाद R3। क्यों हुआ ऐसा? ये इसलिए हुआ ऐसा कि सर जो +7 वाला न्यूक्लियस था, उन्होंने क्या किया, जो आउटर मोस्ट सब सेल थी उसको अपनी तरफ ज़्यादा इंटरेक्ट कर लिया, और ये शिफ्ट होकर के अंदर आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? अंदर आ जाएगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो है डिस्टेंस या लेंथ कम हो जाएगी, और लेंथ कम हो जाएगी तो जो डिस्टेंस है सबसे पीछे चली जाएगी। इसमें +6 थी सर, मतलब इसके 7 के कंपैरिजन में कम पावरफुल था, और ये सबसे कम है। तो क्या कंक्लूजन निकाला आपने? कंक्लूजन ये हुआ कि व्हेन वी मूव along a period, ठीक है, along a period, radius will be decreases because क्या होगा, effective nuclear charge will increase hence nucleus is strongly attracted the outermost subcell therefore आप कह सकते हो, और इसी में लिख लिया आउटरमोस्ट सब सेल एंड outermost cell
outermost subcell will shift towards the nucleus. Therefore, अब लिख लीजिए therefore radius will decrease. समझ आया आपको? तो ये क्या था? वेरिएशन अलोंग ए पीरियड्स. तो लिख लीजिए जल्दी से. फिर इसके बाद हम करते हैं वेरिएशन विद इन ए ग्रुप. ठीक है, लिख लिया. चलिए, वेरिएशन इन ए ग्रुप की बात कर लेते. जैसे ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4. इसका मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. 1s2 2s, बोले कितना आएगा? 2. 1s2 2s2 2p6 3s2. ऐसे इसकी सेम रहेगी यहाँ तक. 3s2 3p6 4s2. तो इसमें बिल्कुल ध्यान से देखो. इसकी जो सब सेल है वो क्या है? 2s वाली. इसकी कौन सी है? 3s वाली. और इसकी कौन सी है? 4s वाली. लेकिन इस केस में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था विद इन ए पीरियड्स, वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था बेटा सेम सब सेल में. लेकिन इसमें ऐसा कुछ है सेम सब सेल में ऐड हो रहा है? नहीं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन से सब सेल में ऐड नहीं हो रहा है. तो इससे क्या होगा? कोई भी दो एग्जाम्पल उठा लीजिए. ये बेरिलियम का एग्जाम्पल बनाया मैंने. 4 वाला, 4 न्यूक्लियर पावर है ये 4, ये 2s तक. और ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियस है +12 वाला. और इसमें कितनी है? 1s, फिर 2s, फिर 2p और इसके बाद 3s. क्लियर है? तो इसमें आप बिल्कुल ध्यान से देखो. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है. अब मेरे को बताओ, डिस्टेंस आपको देखने में कौन सी ज़्यादा लग रही है? आप कहोगे सर ये तो डिस्टेंस हमें क्या लग रही है? r, ये हमें माना r2 और ये माना हमने r1. तो r2 ज़्यादा है किससे? r1 से. r2 ज़्यादा है किससे? r1 से. लेकिन आप क्या कहोगे? सर देखो इसका तो न्यूक्लियस की पावर +12, इसकी +4, तो ये तो बिल्कुल पास में खींच लाएगा. लेकिन इसमें एक ध्यान और रखना है बेटा. मैंने क्या बताया था कि जो ये इसके बीच में और सब सेल हैं, ये स्क्रीन का काम करती हैं. किसका काम करती हैं? स्क्रीन यानी कि एक रुकावट पैदा करेंगी. तो अब इस न्यूक्लियस को, अगर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, इस वाले न्यूक्लियस को, आउटरमोस्ट सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो ये स्क्रीन रुकावट जो पैदा कर रही है, कुछ ना कुछ क्या करेंगी ये स्क्रीन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fa को क्या कर देंगी? डिक्रीज. तो इतनी अच्छे तरीके से क्या नहीं कर पाएंगे ये न्यूक्लियस. अब इसको जो आउटरमोस्ट सेल है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो यही रीज़न है कि तब हम ऊपर से यानी कि ग्रुप में चलते हैं तो क्या होता है? व्हेन वी मूव इन ए ग्रुप अलोंग ए, आप कह सकते हो इन ए ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई ऑलवेज इंक्रीज. ठीक है, क्या होगा हमारा? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी. व्हेन वी मूव इन ए ग्रुप एटॉमिक रेडियाई ऑलवेज इंक्रीजेस. क्यों? बिकॉज व्हेन वी मूव, ये लिख लेना बात आप क्या है, वीडियो को पॉज कर करके. व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, number of sub cell will be increases and this cell act as a screen and this screen decreases the force of attraction between nucleus and outermost sub cell. So इसी वजह से क्या होगा? So the distance between nucleus and outermost cell will be increases. ठीक है, इंक्रीज होगा तो क्या होगा? वो हमारी एटॉमिक रेडियाई को भी इंक्रीज करेगा. ये फिर से यही बातें रिपीट होने वाली हैं आगे. तब मैं साइज बताऊंगा आपको, साइज कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है. ठीक है, ये वाली बातें हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे.
ये आपका क्या था बेटा, एटॉमिक रेडियाई का जर्नल ट्रेंड। क्या था ये, जर्नल ट्रेंड। लेकिन एक कुछ एक्सेप्शन भी हैं एक दो, वो हम कल वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ हम आयनिक रेडियाई को डिस्कस करेंगे। और फिर एक टॉपिक और भी देख लेंगे हम आयनिक रेडियाई के बाद, जो कि रहेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में जो आपकी एटॉमिक रेडियाई क्या रहती है, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी देख लेंगे। क्लियर है, जितना हुआ कल हम देखेंगे। आज मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था, बीच में नहीं छोड़ सकते थे इस चीज़ को। क्लियर है, मैंने तो इसका तो कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा भी नहीं था कि ज़्यादा टाइम ना हो। आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिखे बेटा, क्योंकि ये बातें आपकी आगे जा करके बहुत यूज़ में आएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, थ्योरेटिकल ज़्यादा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, या कोई प्रॉब्लम रही है, कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है, सब मेंशन करना है आपको। ठीक है, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, सी।